Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 Life under the Delhi Sultanate। बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि जब दिल्ली सल्तनत का टाइम था, दिल्ली पे सुल्तानों का रूल था, उस टाइम में कॉमन मैन की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे थे, हमारे कल्चर में क्या चेंजेस आ रहे थे, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही थी, पॉलिटिकली हमें नए रूलर्स गवर्न कर रहे थे तो उनकी पॉलिसीज़ कैसी थी, टैक्सेशन सिस्टम कैसा था, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जब दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इंडिया में, तब से हम देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में एक नए एरा की शुरुआत होती है, क्योंकि हर एस्पेक्ट में चेंज आते हैं। देखो, जब दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट होता है तो यहाँ से हम मार्क करते हैं बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, जहाँ पर हम देखेंगे कि सोसाइटी में चेंजेस होंगे, पॉलिटी में चेंजेस होंगे, है ना, हमारी संस्कृति, हमारी राजनीति, हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं सब कुछ चेंज होंगी, है ना, और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की चेंज होंगी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात जब हम कर रहे हैं, इट मीन्स हम आज के बांग्लादेश की, पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया जब इस्लामिक रूल के अंदर आया, तब हम लोगों ने देखा कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे एक डीप इम्प्रिंट छोड़ता है। मतलब इंडिया के ऊपर जब इस्लामिक इन्वेजन होते हैं, उसके बाद इस्लामिक रूल इंडिया में इस्टेब्लिश होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक डीप और बहुत ही एंड्योरिंग मार्क इस पूरे सब कॉन्टिनेंट पे हमको देखने को मिलेगा, किसका? इंडिया का। और बेटा सबसे बड़ा जो चेंज हम देखेंगे वो होगा कल्चर में, एक नए कल्चर का जन्म होगा जिसे हम बोलेंगे कंपोजिट कल्चर। जो बहुत लंबे टाइम तक इस्लामिक रूल रहेगा इंडिया में, हमारा अपना एक यूनिक कल्चर था ही, तो उस यूनिक कल्चर के साथ जब इस्लामिक कल्चर रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, तो एक नए कल्चर का जन्म होगा जिसको हम कहेंगे कंपोजिट कल्चर। तो जो लॉन्ग इंटरैक्शन था इस्लामिक कल्चर और ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर का, गेव बर्थ टू और गेव राइज टू न्यू कल्चर नोन एज कंपोजिट कल्चर। हिस्टोरियन क्या कहते हैं बेटा कि जब दो कल्चर का फ्यूजन हुआ, एक हमारा कल्चर जो पहले से था, एक इस्लामिक कल्चर जो बाद में आया, तो एक नया कल्चर एग्जिस्टेंस में आता है जिसे आप इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं या कंपोजिट कल्चर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इस नए कल्चर को क्या नाम दिया गया? इंडो इस्लामिक कल्चर्स। अब हम पढ़ेंगे बेटा सोशल कंडीशंस को, कि जब सल्तनत पीरियड था, मतलब जब दिल्ली पे सुल्तानों का रूल चल रहा था, तो समाज में कैसी दशा थी, मतलब सोशल कंडीशन कैसी थी। तो बेटा जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड था तो जो बेसिक सोशल स्ट्रक्चर था हिंदू सोसाइटी का वो तो सेम ही रहा, पर कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ज़ोर था, और जो रूरल इकोनॉमी थी, विलेज की इकोनॉमी थी, वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ करती थी। इट मीन्स एक विलेज में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी उनके कंज्यूमर थे, और ये जो कंज्यूमर थे इनकी नीड का जितना भी सामान था वो विलेज में अवेलेबल था। विलेज को सफिशिएंट यूनिट कहने का मतलब ये है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर विलेजेस टू टेक दिस, गिव दिस, दे आर सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स विच हैव एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय देम फॉर लिविंग अ पीसफुल लाइफ। तो बेटा क्या फीचर थे हमारे हिंदू सोसाइटी के उस टाइम में कि भाई कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, विलेज की जो इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का रूल एस्टेब्लिश होता है तो हम देखते हैं लार्ज स्केल पे माइग्रेशन होता है, बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं बेटा? पर्शिया से। क्लियर है बेटा? यहाँ पर पर्शिया से क्या मतलब है? करंट डे में जहाँ पर ईरान है, उसी प्लेस को हम क्या कहते थे? पर्शिया। तो जब दिल्ली सल्तनत का रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम पर्शिया से कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए। अब क्या बन के आए थे बेटा? ये कुछ सोल्जर बन के आए, कुछ उलेमा बन के आए, और कुछ सूफीस बन के आए, ठीक है। तो जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ पर्शिया से मुस्लिम्स का इंडिया में, तो कुछ पर्शियंस किस फॉर्म में आए कि भाई वो सोल्जर थे, कुछ उलेमा थे, कुछ सूफ़ी थे। उलेमा का मतलब क्या होता है बेटा? मुस्लिम स्कॉलर्स। तो कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स आए, सूफीज़ भी आए जिन्होंने एक नए तरीके के कल्चर को डेवलप किया था। बेटा कुछ मुस्लिम्स तो पर्शिया से आ गए, अभी हमने डिस्कस किया, शोल्जर बन के, उलेमा बन के, सूफ़ी बन के, पर बहुत सारे हमारे हिंदू
और बुद्धिस्ट फॉलोअर्स जो थे वो भी कन्वर्ट कर गए किस में बेटा, इस्लाम में। ठीक है, ईदर बाय फोर्स और बाय मैरिज। कुछ लोगों ने शादी कर ली, इस वजह से जो लड़कियां थी वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। कई जगह फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ। ठीक है, तो शादियां करके और फोर्सफुल कन्वर्जन दोनों तरीके से काम हुआ। और बहुत सारे जो हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, वो किस रिलीजन को मानने लग गए, इस्लाम को मानने लग गए, मुस्लिम बन गए। तो बेटा बात समझ में आ गई कि हमारे बहुत सारे हिंदू और बुद्धिस्ट भाई भी क्या बन गए थे बेटा, मुस्लिम बन गए थे। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही कन्वर्ट कर जाते हैं, इस्लाम की तरफ चले जाते हैं। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि इस्लाम उन लोगों का रिलीजन था जो कनकरर्स थे, जिन्होंने भारत को जीता, उनका धर्म इस्लाम था। तो उन्होंने इजीली लोगों को फोर्स कर पाए थ्रू मैरिज अलायंसेस और बाय एनी अदर फोर्स कि भाई आपको कन्वर्ट करना है। जो सूफीज़ थे उन्होंने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया। उन्होंने जो इंडिजिनस लोग थे, हमारे जो लोकल लोग थे, उन्हें कन्वर्ट किया किस में, इस्लाम में। अच्छा, सूफीज़म में बाय फोर्स नहीं हुआ बेटा। सूफीज़म एक ऐसा तरीका था जो भगवान से आपको सीधे कनेक्ट कर देता था, एक पीस देता था आपको। तो लोगों को लगा कि यार अब हम बहुत परेशान हो गए हैं इस सोसाइटी से, इस समाज से, तो बेटर है वो इस तरीके से कन्वर्ट कर जाते हैं। तो सूफीज़म जहाँ आएगा वहाँ फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है बेटा, वहाँ बाय विश कन्वर्जन है। स्पेशली कहाँ कहाँ पर बेटा, पंजाब में, डेक्कन में, बंगाल में सूफीज़म की वजह से बहुत कन्वर्जन हुआ। मैनी ऑल्सो कन्वर्टेड टू इस्लाम। कुछ लोग इस्लाम की तरफ इसलिए भी चले गए कि उन्हें जजिया ना देना पड़े। जजिया कर होता है, जजिया टैक्स, वो टैक्स जो मुस्लिम रूलर इम्पोज करते हैं किसके ऊपर, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर, कि भाई अगर ये टेरिटरी मेरी है, इसमें एक एक्स किंग है और बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों में जो मुस्लिम्स होंगे वो तो जजिया नहीं देंगे, जो नॉन मुस्लिम होंगे वही जजिया टैक्स देते थे। किसको, किंग को। तो कुछ लोगों को लगा कि यार बेटर है अगर हम इस्लाम में कन्वर्ट कर जाते हैं तो हमें ये टैक्स देना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग कन्वर्ट कर गए। जो सोसाइटी थी अब उसे डोमिनेट कर रहे थे 4 मेजर ग्रुप्स: एरिस्टोक्रेट्स, प्रीस्ट, सिटी ड्वेलर्स एंड पेजेंट्स। किसान, सिटी ड्वेलर्स, वो जो हमारे पूजा पाठ करने वाले पंडित ब्राह्मण वगैरह वो होते हैं वो, और एरिस्टोक्रेट्स। सब प्रीस्ट में ब्राह्मण तो थे ही, साथ में उलेमास में आ गए एरिस्टोक्रेट्स। ये 4 लोग डोमिनेंट क्लास थे एट द टाइम ऑफ दिल्ली सल्तनत: एरिस्टोक्रेट्स, प्रीस्ट, सिटी ड्वेलर्स एंड पेजेंट्स। अब बेटा सिटी ड्वेलर्स से आप क्या समझोगे, सिटीज़ में रहने वाले लोग। पेजेंट्स मतलब किसान, प्रीस्ट मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं। अब प्रीस्ट उलेमास भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, और एरिस्टोक्रेट्स जिनकी चलती है, जो कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट का पार्ट है। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोक्रेसी को। एरिस्टोक्रेसी में सुल्तान आते थे, उनके ऑफिशियल्स आते थे, मतलब सुल्तान के टाइम में जो राजपाट चलता था, जो गवर्नेंस का सिस्टम था, जो गवर्नमेंट थी, उसमें जितने भी ऑफिशियल्स वगैरह आते हैं वो सब एरिस्टोक्रेटी का पार्ट थे। हिंदू राजा, ट्रेडिशनल लैंड होल्डर्स जो थे, ज़मींदार, तौलकदार वगैरह, वो सब, मुस्लिम नॉबल्स, कमांडर्स, है ना, हु वेंट ऑन टू एक्वायर इक्ता, जिनके पास इक्ता था, मतलब बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट्स थी, वो लोग, बड़े बड़े ज़मींदार, तौलकदार, लैंड होल्डर्स, ऑफिशियल, सुल्तान, ये सब एरिस्टोक्रेसी की काउंटिंग में आते हैं। ये वेल्थ को एंजॉय करते थे, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं थी, पावर इनके पास भरपूर थी। ये लोग एक लग्जरियस लाइफ जीते थे, मतलब जहाँ कॉमन पीपल अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में उलझा रहता था, वहीं पर इनके पास ना ही तो वेल्थ की कमी थी, ना ही पावर की, बड़ी बड़ी ज़मीनें इनके पास थी, है ना। अच्छा, कौन कौन लोग एरिस्टोक्रेसी में आएंगे, तो बेटा सुल्तान थे, ऑफिशियल्स थे, राजा थे, लैंड होल्डर्स थे, नॉबल्स थे, कमांडर्स थे। ये बहुत पावरफुल सोशल ग्रुप था और बहुत सारे प्रिविलेजेस इनको मिलते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी सोसाइटी में जिन पे फर्स्ट राइट इन लोगों का होता था, बहुत सारे प्रिविलेजेस ये एंजॉय करते थे और एक पावरफुल सोशल क्लास हुआ करते थे। अब हम प्रीस्ट को डिस्कस करेंगे बेटा। जो सेकेंड मोस्ट पावरफुल ग्रुप था सोसाइटी में वो था ग्रुप जिसमें उलेमाज आते थे, काजी आते थे। काजी का मतलब क्या होता है बेटा, जो कोर्ट में जो डिसीज़न लेते हैं ना, आज का जज जो है वैसे ही होते थे काजीज़।
उलेमास मतलब मुस्लिम स्कॉलर, मौलवी जो मस्जिदों में रहते थे, मुस्लिम आइडियाज़ को प्रीच करते थे। पंडित्स मतलब हमारे हिंदूज़ के जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण्स जो पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, ये एडवाइज़र हुआ करते थे रूलिंग क्लास के। अगर मुस्लिम रूलर है तो वो उलेमास की एडवाइस पे चलेगा, मौलवीज़ की बातें सुनेगा। कोई हिंदू रूलर है तो वो पंडित ब्राह्मण की बातें सुनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उलेमा होते थे वो सुल्तान को एडवाइस करते थे रिलीजियस मैटर में, पर कई बार जो सुल्तान होता था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता था कि उलेमा को बहुत ज़्यादा पावर दी जाए, क्योंकि कई बार उलेमास कुछ ऐसा डिसीज़न दे देते थे जो उसको रूल करने में थोड़ी मुश्किलें पैदा करता था। कि अगर वो एक ऐसे एरिया में रूल कर रहा है जहाँ हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हिंदूज़ को नाराज़ करके वो रूल थोड़ी ना कर सकता है। जबकि उलेमास जो थे वो बहुत टाइम हमने देखा कुछ ऐसी एडवाइस देते थे जो एंटी हिंदू हुआ करती थी, तो बहुत बार सुल्तान डिसरिगार्ड कर देते थे किसकी एडवाइस को, उलेमास की एडवाइस को। नेवरथलेस ये अच्छी खासी पावर को एंजॉय करते थे, है ना, रिलीजियस मैटर में भी और पॉलिटिकल अफेयर्स में भी। कुछ सुल्तान तो ऐसे थे जो 100% डिपेंड करते थे उलेमास पे, मौलवीज़ पे। तो मतलब धर्म की बात करो तो भी इनके पास पावर थी, राजनीति की बात करो तो उसमें भी इनके पास एक अच्छी खासी पावर्स थी। अब हम थर्ड ग्रुप को डिस्कस करेंगे जो है सिटी ड्वेलर्स का। इसके अंदर आते हैं बेटा मर्चेंट्स, व्यापारी, आर्टिशन जो अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म बनाते थे, जैसे कि कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई म्यूजिशियन है, कोई डांसर है, क्राफ्ट्समैन क्राफ्ट बनाने वाले लोग, और स्लेव्स मतलब गुलाम जो सिटीज़ में रहते थे। ये थर्ड ग्रुप था। अगर हम एज ओल्ड हिंदू कास्ट ट्रेडिशन को माने तो जो क्राफ्टमैन थे वो जनरली अपने हेरिडेटरी प्रोफेशन को ही अडॉप्ट करते थे। हेरिडेटरी प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आपके घर में वीविंग का काम सदियों से चलता आ रहा है, आपके दादाजी वीविंग करते थे, पापा वीविंग करते थे, तो पहले प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह नहीं होते थे ना, तो आपने इजीली उस वीविंग को लर्न कर लिया, सीख लिया है, तो आप फ्यूचर आप उसी को कंटिन्यू रखोगे। अब जैसे कोई बार्बर है, आज तो आपके पास पार्लर वगैरह के कोर्सेज होते हैं, तो आप वो करके भैया बार्बर बन सकते हो या अपना पार्लर खोल सकते हो, स्टाइलिस्ट बन सकते हो, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट। बट बिफोर इट वाज नॉट देयर। सो जो बच्चा होता था वो 8-10 घंटे अपने पापा के साथ में वो काम देखता था और सीख जाता था कि भाई कैसे कटिंग बनाई जाती है, मुझे क्या क्या करना है। तो बेसिकली यही होता था कि एक तो कास्ट बहुत ज़्यादा रिजिडिटी होती थी उनमें, और जो प्रोफेशन होते थे वो हेरिडेटरी ही ऑप्ट किए जाते थे। मतलब नाई का बेटा नाई ही होगा, है ना, वीवर का बेटा वीवर ही होगा, इस तरीके से चलता था। ये जो प्रैक्टिस थी, दिस प्रैक्टिस वाज कैरिड ऑन टू द मुस्लिम क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स एज वेल। तो जो मुस्लिम क्राफ्ट पर्सन, मुस्लिम मर्चेंट्स इंडिया में आए तो उनके साथ भी वही चला कि भैया अगर पापा ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, तो बच्चा भी फर्दर उसी को कैरी करेगा। पर आज नहीं, आज तो ये सारे सिस्टम ख़त्म हो गया है। भाई आप जिस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहो कर सकते हो, बिकॉज टेक्निकल प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल टुडे। आपको जो कोर्स करना है वो करके अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकते हो। बेटा अब हम लास्ट डोमिनेंट ग्रुप को डिस्कस करेंगे जो है पेजेंट्स। पेजेंट्स बोले तो किसान। जो पेजेंट्स होते थे, जो किसान मतलब फार्मर्स होते थे। अब बेटा ये जो दोनों शब्द हैं पेजेंट्स एंड फार्मर्स, ये समहाउ सेम ही है, दोनों का मतलब किसान ही होता है। पर पेजेंट्स को आप यूजुअली बोलते हो कि ये लैंडलेस हो सकता है, पुअर फार्मर होगा। पर फार्मर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें लैंडलॉर्ड्स भी आ जाएंगे, तौलकदार भी आ जाएंगे, मतलब जिनके पास छोटी कम ज़मीन है वो भी, ज़्यादा ज़मीन, सबको फार्मर आप बोल सकते हो। मतलब समहाउ ये सेम ही है। तो जो किसान होते थे वो यूजुअली गाँव में रहते थे क्योंकि इनकी ज़मीन वहाँ पर है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, टैक्सेस पे करते थे किसको, रूलर को। पहले तो TCS जैसी कंपनियाँ, टाटा बिरला, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं था ना, रिलायंस की भाई टैक्स सरकार को कॉरपोरेट से भी मिलने वाला है। यूजुअली जो गवर्नमेंट मतलब जो रूलर होते थे उनकी इनकम एग्रीकल्चर से ही आती थी। तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना एक बड़ी बात होती थी, वहीं से तो सब कुछ आना है। तो किसानों की लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि ये अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम थे किसके लिए,
हमारे रूलर के लिए ट्रेड के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, पर सबसे ज़्यादा बर्डन किसके ऊपर ही आता था बेटा? हमारे पेजेंट्स के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर ही आता था। जो पेजेंट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे किसके टाइम पर? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, जिन्होंने टैक्स के बर्डन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। मतलब अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब जब तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया, जब खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया, तो किसानों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही, क्योंकि उनके ऊपर बहुत एक्सेस में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे। देयर कंडीशंस इम्प्रूव्ड अ लिटिल। इनके कंडीशंस किसके टाइम में थोड़ी सी अच्छी हुई? जब तुगलक डायनेस्टी के ही फिरोज शाह तुगलक रूल करने आए, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत सारे वेलफेयर मेजर्स लिए, बहुत सारे कल्याणकारी स्कीम लाई किसके लिए? किसान। तो जब तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी तो ऐसा नहीं था कि सारे ही तुगलक ख़राब थे, और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे किसानों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। खिलजी डायनेस्टी के टाइम में, तुगलक डायनेस्टी के टाइम में किसान बहुत परेशान थे। तुगलक्स में थे, एक तुगलक जो थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया किसानों के लिए। तो तुगलक डायनेस्टी का एक राजा बहुत अच्छा नहीं था किसानों के लिए, पर एक बहुत अच्छा था। बेटा अब हम अदर फीचर्स को डिस्कस करेंगे सोसाइटी के, समाज के दूसरे क्या बोलना चाहिए, विशेषताएं क्या थी? पहला, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था। इंटर कास्ट मैरिजेस तो परमिट ही नहीं की जाती थी। ये तो आपको देखने को मिलेगा। टिल डेट ऐसा होता है कि लव मैरिजेस हो तो रही हैं, पर पेरेंट्स, सोसाइटी उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हम आज से 400-500 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना? तो सोचो कि कितनी रिजिडिटी होगी। 400-500 क्या, मतलब 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो सोचो रिजिडिटी का आलम कितना होगा। तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड था। इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए परमिशन नहीं दी जाती थी। सती प्रथा बिल्कुल चरम पर थी। पर्दा सिस्टम था, और इस्लाम के आने के बाद तो पर्दा सिस्टम और ज़्यादा रिजिड हो गया कि भाई शादी हुई है, लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, पर्दा तो करना ही है। चाइल्ड मैरिजेस होती थी, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। पर्दा सिस्टम प्रेवलेंट था। सती प्रथा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। सती मतलब अगर किसी वाइफ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड तो मर गया है, पर जिंदा बीवी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। मतलब जब फ्यूनरल पायर होता था उस मेल का जिसकी डेथ हो चुकी है, उसी के साथ उसकी बीवी को भी बिठा के जला दिया जाता था। इसको बोलते हैं सती। छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना, चाइल्ड मैरिजेस। पर्दा सिस्टम मतलब घूंघट करना। औरतों की कंडीशन ख़राब हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा ही वो एक्सप्लॉइटेड थी उस टाइम में। उन्हें पढ़ने लिखने दिया नहीं जाता था। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में उनका कोई मेजर रोल होता नहीं था। तो जो पोजीशन थी विमेन की वो बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएटेड थी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने दिया नहीं जाता था, और स्टेट अफेयर्स में, पॉलिटी में उनका कोई रोल होता ही नहीं था। अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे कि भाई कला की क्या स्थिति थी उस टाइम में। तो अब हम पढ़ेंगे कला। आर्ट किसको बोलते हैं बेटा? कला को। और आर्किटेक्चर किसको बोलते हैं? वास्तुकला। मतलब जो क्या बोलना चाहिए, फोर्ट्स, पैलेसेस बनाने की जो वो थी ना, क्या बोलोगे, कला ही समझ लो, उसको कहते हैं हम आर्किटेक्चर। घर बनाने के लिए जो मैप वगैरह होते हैं ना, आर्किटेक्चर तुम लोग तो जानते ही होगे, वही वही। तो आर्ट और आर्किटेक्चर को अब हम पढ़ेंगे। भाई जब दिल्ली सल्तनत था तो आर्ट में क्या प्रोग्रेस हुई, आर्किटेक्चर में क्या प्रोग्रेस हुई। तो बेटा जो टर्क्स थे, मतलब जो तुर्क लोग थे, तुर्क टर्क्स, ये अपने साथ अरेबिक और पर्शियन स्टाइल लेके आए थे आर्किटेक्चर का। जब तुर्क हमारे भारत में आए तो ईरान वाला मतलब पर्शिया वाला और अरेबिक स्टाइल जो था आर्किटेक्चर का वो लेके आए। जब ये इंडिया में आए तो जो क्लासिकल हिंदू आर्किटेक्चर था वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया कि यार हमें जो आता है वो तो ठीक है, पर ये हिंदू आर्किटेक्चर मतलब इंडियन आर्किटेक्चर भी कोई बुरा नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने कोशिश की कि इन दोनों स्टाइल का एक फ्यूजन बनाया जाए, एक नए कंपोजिट स्टाइल को डेवलप किया जाए। और ऐसा ही हुआ बेटा। जब ये इंडिया आए तो इनके पास अपना तो कुछ था
कि भाई ऐसा ऐसा आर्किटेक्चर होता है। इंडिया में आए, उनको ये आर्किटेक्चर स्टाइल भी बहुत फैसिनेटिंग लगा, बहुत अपीलिंग लगा, तो उन्होंने इन दोनों का फ्यूजन कंपोजिट कुछ देखा, जिसे आज हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। बेटा दिल्ली सल्तनत के अंदर जितना भी आर्किटेक्चर था उसे आप क्या कहोगे? फ्यूजन। किस किस का फ्यूजन? इंडियन और इस्लामिक ट्रेडिशंस का फ्यूजन। अब हम पढ़ेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन की न्यू स्टाइल को। तो जो टर्किश इन्वेडर थे वो अपने साथ नए स्टाइल को लेके आए, किसके? कंस्ट्रक्शन के, वास्तुकला के एक नए तरीके को लेकर आए टर्किश इन्वेडर्स, जिसमें आर्च हुआ करती थी, बीम्स थी, डोम्स थे। मतलब आर्च आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे दरवाजे पे बहुत सारी जगह पे आपको ऐसे दिखाई पड़ती है, उसको बोलते हैं आर्च। और डोम्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे बालकनीज वाला सिस्टम, बीम वाला सिस्टम, आर्च वाला सिस्टम ये लेके आए टर्किश इन्वेडर्स। इन्होंने ही नए तरीके से कंस्ट्रक्शन के स्टाइल को हमें सिखाया, मतलब इंडिया में बनाया, इंट्रोड्यूस किया। तो हम भी सीख गए कि भाई हम ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं, मोटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आज हम जो ईंट लगाते हैं और फिर उसको सीमेंट से जो चिपकाते हैं, ये कला हमें किसने सिखाई? तुर्कों ने सिखाई। जो मटेरियल कॉमनली यूज होता था प्लास्टरिंग के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, वो था जिप्सम। जिप्सम का यूज़ करते थे ये मोटर की तरह। ब्रिक्स के ऊपर क्या लगाया जाता था? मोटर। वो मोटर क्या हुआ करता था बेटा? जिप्सम, चिपकाने के लिए समझ लो। रेड सैंडस्टोन का यूज़ इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, जिससे बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी उस टाइम में। बेटा कुरान के बहुत सारे वर्सेस, मतलब कुरान में जो कलमे लिखे हुए हैं, उन्हें बिल्डिंग्स की वॉल्स पर एनग्रेव कर दिया जाता था। एनग्रेव करने का मतलब क्या होता है बेटा? जब दीवार को आपने मोटर से कवर कर दिया, जब वो मोटर गीला होगा तभी आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दोगे, तो इसे क्या कहते हैं? एनग्रेविंग। खुरच खुरच कर कुछ लिख देना एनग्रेविंग होता है। तो जो बिल्डिंग्स होती थी, उनकी जो दीवारें होती थी, उन पे एनग्रेविंग होती थी, तो बहुत सारे डिज़ाइंस भी बनाए जाते थे। साथ ही साथ कुरान की बहुत सारी आयतें, कलमे, वो भी उनके ऊपर लिख दिया जाता था। तो जो आयतें होती थी, जो वर्सेस होते थे कुरान के, उन्हें बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया जाता था और बहुत ही सुंदर स्टाइल में लिखा जाता था। मतलब राइटिंग की इम्पोर्टेंस उस टाइम में भी थी, और जो सुंदर सुंदर तरीके से लिखा जाता है, जैसे हम कैलीग्राफी बोलते हैं, उससे क्या कहा जाता था? क्यूफिक। सुंदर तरीके से लिखना क्यूफिक कहा जाता था, जिसे आज हम कैलीग्राफी बोलते हैं। जो टर्किश बिल्डिंग्स थी, उन पर ऐसा नहीं है कि हर जगह सिर्फ कुरान के आयतें या कुरान के कलमे ही लिखे गए हैं। फ्लोरल डिज़ाइंस भी होती थी, जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते थे, खूब सुंदर सुंदर तरीके से, मतलब जिस भी तरीके से आप दीवारों को सजा पाओ उस तरीके से सजी हुई दीवारें बना देते थे वो। एनग्रेव होता था सब कुछ। अब हम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। तो स्लेव डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, तो उस टाइम में बना कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश टूम्ब, ये कुछ इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट थे स्लेव डायनेस्टी के। गुलाम वंश जब रूल कर रहा था, उस टाइम में कुतुब मीनार बनाई गई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया, इल्तुतमिश का टूम्ब बनाया गया। नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी। तो जब खिलजी डायनेस्टी थी, तो इस टाइम में अलाई दरवाज़ा बनाया गया, कहाँ पर? कुतुब कॉम्प्लेक्स में, और जमात खाना मस्जिद बनाई गई। तुगलक डायनेस्टी के टाइम में जो आर्च और बीम थी, इनका कॉम्बिनेशन देखने को मिला, है ना। तुगलक स्टाइल का एक हॉलमार्क हुआ करता था आर्च एंड बीम। इन्हीं के टाइम पे बेटा स्लोपिंग वॉल्स, जिन्हें हम बैटर वॉल्स भी कहते हैं, उसका भी इनोवेशन होता है। तुगलक पीरियड में ही स्लोपिंग वॉल्स, बैटर वॉल्स का इनोवेशन होता है। अब कैसी होती हैं स्लोपिंग वॉल्स, ज़रा देखना, इस टाइप की होती हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट मतलब बना नहीं भी पा रही हूँ ना, तो बेटा आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करो, आपको देखने को मिल जाएगा। स्लोपिंग वॉल्स, जिन्हें हम बैटर वॉल कहते हैं, वो भी इसी टाइम में बनी। जो टूम्ब है गियासुद्दीन तुगलक का, तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला, ये तुगलक आर्किटेक्चर के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे स्लेव डायनेस्टी में कुतुब मीनार, अलाउद्दीन का झोपड़ा, इल्तुतमिश का टूम बना, वैसे ही खिलजी डायनेस्टी में कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाई दरवाज़ा बना और जमात खाना मस्जिद, सॉरी मैंने पहले भी जमात खान बोल दिया था, क्या जमात खाना मस्जिद बनी। तुगलक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें आर्च और बीम का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अगर टूम की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक का टूम बहुत फेमस है। तुगलकाबाद फोर्ट इसी टाइम में बना, फिरोज शाह कोटला, ये कुछ बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं तुगलक आर्किटेक्चर के। अब हम लोधी डायनेस्टी की बात करेंगे। बेटा जो लोधी डायनेस्टी है उस टाइम में बहुत सारे टूम्स बने दिल्ली के आसपास। टूम्स बिगिन टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। बेटा टूम्स थोड़े से, जैसे यहाँ पर मैंने पूरा गार्डन बना दिया और थोड़ा से हाई प्लेटफॉर्म पे क्या बनाए जाते थे, टूम। तो टूम लोधी डायनेस्टी के टाइम भी बहुत बने, पर एक थोड़ा सा हट के फीचर इसमें ये था कि एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे, हाई प्लेटफॉर्म पे टूम बनाया गया और उसके आसपास क्या बना दिया गया, गार्डन। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे कैलीग्राफी को और पेंटिंग को। कैलीग्राफी की बहुत रिस्पेक्ट थी उस टाइम में, ठीक है। कैलीग्राफी वॉज रिवर्ड इन द इस्लामिक वर्ल्ड। इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती थी कैलीग्राफी को। और जितने भी आर्टिस्ट होते थे ना, उसमें जो कैलीग्राफर होते थे उनकी वैल्यू ही अलग थी, क्योंकि भाई कैलीग्राफी का यूज़ ये बहुत ज़्यादा करते थे। स्टोन के ऊपर डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए कैलीग्राफी का यूज़ हो रहा है, पेपर को डेकोरेट करने के लिए कैलीग्राफी का यूज़ होता था। अगर हम क्राफ्ट्समैन की हायरार्की की बात करें तो जो कैलीग्राफर होते थे वो बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे होते थे देन द इल्यूमिनेटर ऑन द और द पेंटर एल्यूमिनेटर। इनकी पोजीशन थोड़ी सी भले ही कम भी हो, पर कैलीग्राफर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो भाई राइटिंग की आज भी बहुत अच्छी वैल्यू है, पहले भी हुआ करती थी। कैलीग्राफर जितने भी क्राफ्ट्समैन होते थे उनकी हायरार्की में सबसे ऊपर हुआ करते थे। द कैलीग्राफी ऑफ कुरान बिकम वन ऑफ द फोरमोस्ट फॉर्म ऑफ बुक आर्ट। बेटा वो कुरान जब लिखी गई, बार बार उसकी जब कॉपीज़ बनाई गई, तो उसमें भी हमने देखा कि कैलीग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था, है ना। जब कॉपीज़ बनाई जाती थी कुरान की ऑन अ मेजेस्टिक एंड एक्सपेंसिव स्केल, बहुत बड़े लेवल पे कुरान को कॉपी करने का काम चल रहा था, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आई नहीं थी। तो भाई अपनी कुरान की बातों को लोगों तक पहुंचाना है, तो कैलीग्राफर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था उसमें। फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर किसी की थी तो वो कुरान की थी, और फिर कुरान की कॉपी बनाने वाले कैलीग्राफर वो भी इम्पॉर्टेंट हुए, है ना। तो जो कैलीग्राफी थी कुरान की वो फॉरमोस्ट फॉर्म बनी किसका, बुक आर्ट का। बेटा उस टाइम कुरान की कॉपी बनना बहुत बड़े स्केल पे चालू हो गया था। अच्छा बेटा जो टर्किश रूलर थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे पेंटिंग में, तो बेटा जो राजपूत स्टाइल था मिनिएचर पेंटिंग का वो कंटिन्यू रहा, सल्तनत पीरियड के टाइम में भी वो चलता रहा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टाइल था ये पर्शियन पेंटिंग से ही इंस्पायर्ड था। बाद में जो सुल्तान आए, पर्टिकुलरली लोधी रूलर जब आए, उन्होंने मिनिएचर पेंटर्स को पैट्रोनाइज़ करना चालू कर दिया, उन्हें अपनी सल्तनत में रखा, अच्छी पोजीशंस दी और उनसे कहा कि आप अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाओ, है ना। और उनसे कहा कि आपको बुक को, हमारी जो बुक्स हैं उन्हें इलस्ट्रेट करना है। तो मिनिएचर पेंटिंग का यूज़ होने लगा बुक को डेकोरेट करने में, और ये कब स्टार्ट हुआ, लोधी डायनेस्टी के टाइम पर। अब हम बात करेंगे म्यूज़िक और डांस की। तो अमीर खुसरो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूज़िक की फील्ड में, कब, सल्तनत पीरियड में। अमीर खुसरो एक बहुत ही रिनाउंड म्यूज़िशियन होते हैं। अमीर खुसरो मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं इंडियन म्यूज़िक की फील्ड में जब सल्तनत पीरियड इंडिया में चल रहा था। ये जो अमीर खुसरो थे ये स्टूडेंट हुआ करते थे किसके, एक बहुत बड़े सूफ़ी संत जिनका नाम था शेख निज़ामुद्दीन औलिया। कहाँ के थे बेटा, दिल्ली के शेख निज़ामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट हुआ करते थे। कौन, अमीर खुसरो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है
म्यूज़िक में सल्तनत पीरियड के टाइम पे। ही वॉज ऑल्सो द कोर्ट पोइट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट पोइट कौन थे? अमीर खुसरो थे। खुसरो इज credited with having introduced the कव्वाली mode of singing in the countryside for the first time। और अगर पूछा जाए कि कव्वाली की शुरुआत विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में किसने की थी, तो खुसरो ने की थी। खुसरो को एक क्रेडिट जाता है जिन्होंने कव्वाली मोड ऑफ सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया कंट्री साइड में फर्स्ट टाइम। जो हिंदुस्तानी म्यूज़िकल फॉर्म था वो भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। किसकी वजह से? जब इंडियन क्लासिक म्यूज़िक और इस्लामिक म्यूज़िक का फ्यूजन होता है तो एक हमें नए टाइप का म्यूज़िक मिलता है जिसे हम बोलते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िकल फॉर्म। हिंदुस्तानी म्यूज़िकल फॉर्म कैसे बना है? जब आपने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक और इस्लामिक म्यूज़िक का फ्यूजन कराया। बेटा इसी पर्टिकुलर पीरियड में हम देखते हैं कि नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे तबला, सितार, सारंगी। जब सल्तनत पीरियड हमारे इंडिया पे रूल कर रही थी तभी हम देखते हैं नए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तबला, सितार और सारंगी। जो सितार है उसे इन्वेंट किया गया था इसी पीरियड में। यह फ्यूजन था वीणा और तानपुरा का। इंडियन ट्रेडिशन में जो तानपुरा और वीणा होती थी उसी का फ्यूजन था सितार। बेटा अब हम अदर कल्चरल चेंजेस को पढ़ेंगे। तो नए क्लॉथ्स भी इंट्रोड्यूस हुए जिन्हें हम क्या आज कहते हैं कुर्ता पजामा, सलवार कमीज़ इंडिया आया, कफ्तान आया। तो क्लोथ्स की बात करें तो जब दिल्ली सल्तनत का पीरियड आया तो नए कौन से क्लोथ्स इंडिया में आए? कुर्ता पजामा, सलवार कमीज़ और कफ्तान। नए फूड आइटम इंट्रोड्यूस हुए जैसे बिरयानी, ब्रेड एंड वाइन। ब्रेड, वाइन और बिरयानी इस्लामिक इन्वेजन के साथ ही इंडिया में आया है जब दिल्ली सल्तनत का रूल चल रहा था तब। जो टर्किश रूलर थे उन्होंने यूनानी स्कूल ऑफ मेडिसिन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। अगर कोई पूछता है कि यूनानी स्कूल ऑफ मेडिसिन इंडिया कब आए तो ये टर्किश रूलर ही लेके आए थे, दिल्ली सल्तनत के टाइम में ही आए। बहुत सारे जो टर्किश रूलर थे उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स से शादी की। तो बेटा बहुत सारे जो टर्किश रूलर थे उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स से शादी की और हिंदू कल्चरल ट्रेड्स को ऑप्ट किया, कस्टम्स को ऑप्ट किया और ख़ुद भी भारतीय बन गए, इंडियनाइज्ड हो गए। बहुत सारे टर्किश रूलर ने मैरिज की किससे? इंडियन मुस्लिम से, मतलब लड़कियां हमारे इंडियन मुस्लिम होती थी, लड़का टर्किश रूलर है। अब इसके बाद इन्होंने हिंदू कल्चर ट्रेड्स को ऑप्ट किया, मतलब जो भी विशेषताएं हमारे कल्चर की थी, सभ्यता की थी वो ली, हमारी परंपराओं को ऑप्ट किया और ख़ुद भी थोड़े बहुत इंडियन बन गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम नए सोशल पैटर्न्स इंडिया में डेवलप हुए जहाँ पर हमने देखा कि मुस्लिम सोसाइटी पर भी कास्ट सिस्टम का इम्पैक्ट देखने को मिला। अब कास्ट सिस्टम जो हमारा था, अपना था, इंडियंस का था, उसका इम्पैक्ट हमें टाइम बीइंग मुस्लिम सोसाइटी पर भी देखने को मिलेगा। फिर बेटा एक बहुत ग्रेट चेंज हमने देखा कि संस्कृत को रिप्लेस कर दिया गया था पर्शियन लैंग्वेज से। एक नए ऑफिशियल लैंग्वेज आ गई कोर्ट के लिए, या कोर्ट की एक नई लैंग्वेज हमने देखने को मिली जो थी पर्शियन। संस्कृत को पर्शियन ने रिप्लेस कर दिया। दिल्ली सल्तनत जब रूल कर रही थी तो जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो पर्शियन थी। जो हिंदू राजा हुए उन्होंने संस्कृत को ही पैट्रोनाइज करके रखा। दूसरी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी वास्ट टेरिटरी में चली रही थी। जहाँ पर दिल्ली सुल्तान्स का रूल नहीं था वहाँ अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस चल रही थी। इंडियन रूलर्स संस्कृत को पैट्रोनाइज किए हुए थे। तो बेटा होता ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। अच्छा छोटा सा चैप्टर था नहीं और इंटरेस्टिंग भी था।